नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के विगत एक वर्षों की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और 20 प्रश्न आज आपको देखने को मिलेंगे। और इससे पहले शायद आपको वीडियो मिल गई होगी जिसमें हमने वीकली करंट अफेयर्स को प्रारंभ किया है। और वीकली करंट अफेयर्स विशेष रूप से जो सप्ताह भर की घटनाक्रम होंगे उनको लेकर लाया जाएगा। और जो आपका विगत वर्षों की जो ये सीरीज़ चल रही है ये लगातार आपकी प्रारंभिक परीक्षा तक चलती रहेगी, क्योंकि लगभग 30 प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन 30 प्रश्नों को तैयार कराना हमारा उद्देश्य है कि वो 30 प्रश्न आपके गलत ना हो पाएँ। तो सबसे ज़्यादा फोकस अभी आपका उसी पर है। और जैसा मैंने बोला था कि सप्ताह में कम से कम 3 वीडियो आपको प्रीवियस ईयर के डिस्कशन से संबंधित मिलेगी, वह भी आपको आज रिकॉर्ड हो चुकी है। कल की तिथि में आपको सीसैट से संबंधित किस प्रकार से मैथ आप में पूछा जाता है, मैथ के किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी चर्चा कल की कक्षा में आपको देखने को मिलेगी। तो लगातार अब चीज़ें आपके लिए नए वर्ष में प्रारंभ हो रही हैं विधिवत ढंग से, सही तरीके से। अब आपका भी सहयोग चाहिए कि जिस तरह से हम लोग भी अब आपके लिए प्रयास कर रहे हैं उसी तरह से आप भी तन्मयता के साथ अब लगें और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 20 है और एक एक करके हमें प्रश्नों को देखना है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न कहने का मतलब, पहला प्रश्न आपका आ गया है, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। ध्यान से पढ़ना है और पीडीएफ कल की नहीं मिली है, कल की भी पीडीएफ आज शेयर कर दी जाएगी और आज वाली ये जो पीडीएफ है इसको भी आज शेयर कर दिया जाएगा। चलिए बताएं, इस प्रश्न को ध्यान से देखें और इसके बाद इसका जवाब दीजिए। क्या बोला जा रहा है? अगस्त 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित अपनी तरह का पहला टूलकिट किस नाम से लॉन्च किया गया है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से विकसित अपनी तरह का पहला टूलकिट किस नाम से लॉन्च किया है, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ठीक है। प्रश्न यदि नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा इस पीडीएफ को सही कर लेते हैं, ठीक है। तब तक आप जिन लोगों को दिख रहा है प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए अब प्रश्न पूरी तरह से दिख रहा है, अब कोई समस्या नहीं है। अब देखें और इसका जवाब दीजिए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। किस नाम से ये चिप जो है ये विकसित किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। क्यू सिम, वाई सिम या नैनो सिम, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। विशेष रूप से शोधकर्ताओं और छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग में लागत प्रभावी तरीके से अनुसंधान करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। और इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है क्यू सिम इसका नाम रखा गया है। हो सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए कि क्यू सिम का फुल फॉर्म क्या है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। क्यू सिम का जो फुल फॉर्म है आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटेड टूलकिट। क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटेड टूलकिट इसका पूरा नाम है, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोट करना है जिसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसके लिए भी हमें तैयार रहना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरा प्रश्न देखते हैं। विशेष रूप से आज बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि समय आज नहीं मिल पाया था। तो प्रश्न है तो इनको ध्यान से देखना है। जो चीज़ें बताई जाएं अतिरिक्त में उसको भी नोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाएगा क्योंकि समय नहीं मिला था इसको तैयार करने के लिए, क्योंकि आज आपका वीकली देना था, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे चिंता थी, लेकिन हमें कंटिन्यू रखना था, इसलिए से मैं इस सीरीज को लेकर आया हूँ। चलो बताएं, जुलाई 2021 में किस नाम से मत्स्य कृषकों के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? जुलाई 2021 में किस नाम से मत्स्य कृषकों के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, आपको बताना है। मत्स्य कृषकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। और आपको बता दें विशेष रूप से इस मोबाइल ऐप को विकसित करने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये भुवनेश्वर में है। और एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये हैदराबाद में है, और दूसरी संस्था जो मैंने बताया सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एंड एक्वाकल्चर, ये आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेगी, और इन्हीं दोनों के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। चलें बताएं क्या नाम है और उद्देश्य मैं बता देता हूं। देश के मत्स्य कृषकों के लिए नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार करना इसका उद्देश्य है। और ये नाम कौन सा है? मत्स्य सेतु, मत्स्य सुरक्षा, मत्स्य जीवन या मत्स्य, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। और आप जानते हैं भारत विश्व में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बताएं इनमें से कौन सा सही है, उस पर आपको टिक करना है। सभी के सभी जो उपस्थित हैं छात्र, सभी को जवाब देना है, ठीक है। चलें, इसका सही उत्तर है मत्स्य सेतु। आप जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में ही ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि जो कृषक मछली का पालन करते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया ए विकल्प, आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, इसको बताएं। स्वदेश निर्मित डीएनए आधारित कोविड वैक्सीन जाइकोव डी का विकास किसने किया है? बताएं। स्वदेश निर्मित डीएनए आधारित कोविड वैक्सीन जाइकोव डी का विकास किसने किया है? 4 कंपनी है, जाइडस कैडिला, शिल्पा, सीरम इंस्टीट्यूट, जेनेवा बायोफार्मा। बताएं किसके द्वारा किया गया है, आपको बताना है। आप जानते हो कोविड का प्रभाव एक बार फिर से बढ़ रहा है पूरे भारत में, और ऐसे समय पर कोविड से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। और इसको अभी हाल ही में डीजीसीआई की मान्यता मिली है, और विशेष रूप से 12 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए इसको मान्यता दी गई है। तो पूछा जा रहा है जाइकोव डी का विकास किसके द्वारा किया गया था? सभी को जवाब देना है, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब आने चाहिए। 20 अगस्त 2021 को इसकी मंजूरी दी गई थी, और आपको बता दें ये कंपनी है जाइडस कैडिला, ठीक है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन है जाइकोव डी। अब आप में से यदि मैं पूछ लूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कौन सी वैक्सीन तैयार की थी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कौन सी तैयार की थी और भारत बायोटेक ने कौन सी तैयार की थी। दोनों के नाम आपको बताने हैं कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कौन सी है, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कौन सी है। साथ ही साथ क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है, तो इसके प्रमुख कौन है, सीईओ जिसको आप बोलते हो, उनका भी नाम आपको बताना है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहली बात कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कौन है, साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के प्रमुख कौन है, इनका भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताएं। जुलाई 2021 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कोलकाता ने आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को विकसित किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? ठीक है, देखो इस प्रश्न में ही 2 जवाब आपके मिल गए हैं। 2 जवाब कौन से मिल गए हैं? यदि कभी भविष्य में आपसे पूछ लिया जाए कि पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को किसने विकसित किया है, तो आपको बताना है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कोलकाता और आईआईटी खड़गपुर ने मिलकर पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को विकसित किया। एक जवाब तो ये आपका हो गया, यहाँ से आपको कैच करना है कि इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। अब बोला जा रहा है कि इसे क्या नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है वो आपको बताना है। तो बताएं इनमें से क्या नाम दिया गया है। या विशेष रूप से एक ऑर्गेनिक क्रिस्टल है, जो पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, विशेष रूप से एक ऑर्गेनिक क्रिस्टल है जो पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थों का समूह है। यह यांत्रिक प्रभाव से गुजरने पर विद्युत उत्पन्न करता है, और यांत्रिक प्रभाव से गुजरने पर विद्युत उत्पन्न करता है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रयोग आने वाले समय में अंतरिक्ष मिशनों में किया जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि अंतरिक्ष मिशनों के दौरान जब हम वापस किसी चीज़ को पृथ्वी पर वापस लाने
आने का प्रयास करते थे तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती, अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाती थी। वापसी में हमें जब अंतरिक्ष से हम वापस आते थे धरती पर तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्षतिग्रस्त हो जाती थी। तो इसका प्रयास किया जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा कि इस प्रकार से जो अंतरिक्ष से लौटते समय जो विशेष प्रकार के हमारे मिशन होते थे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण थे वो क्षतिग्रस्त हो जाते थे, उनकी स्वयं मरम्मत हो सकेगी, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और इसका जो नाम रखा गया है वो महत्वपूर्ण है, इसका नाम है बाईपाई, ठीक है, बाईपाइरोजोल, ये इसका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, बाईपाइराजोल। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2021 में आईआईटी रोपर ने अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन रोशनिंग डिवाइस विकसित किया। इस डिवाइस का क्या नाम है? देखो यहाँ पर भी एक डिवाइस की बात हो रही है, अभी थी आईआईटी खड़गपुर की बात, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आईआईटी रोपर की। तो बताएं ऑक्सीजन रोशनिंग डिवाइस कौन सी है जिसको इन्होंने आईआईटी रोपर ने विकसित किया है, आपको बताना है। विशेष रूप से इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें बहुत भारी मात्रा में आप कह लीजिए ऑक्सीजन की बर्बादी भी होती है, ऑक्सीजन बर्बाद हो जाते हैं। तो अनावश्यक रूप से जो ऑक्सीजन सिलेंडरों में ऑक्सीजन बर्बाद होती है उस बर्बादी को रोककर ऑक्सीजन सिलेंडरों को और ज़्यादा उपयोग करने के लायक बनाने के लिए ये प्रयास है। और आपको बता दें यहाँ पे जो डिवाइस है उसका नाम है एमलेक्स। क्या नाम है? एमलेक्स इसका नाम है। ए विकल्प सही उत्तर है। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, बहुत कम आपको पुस्तकों में देखने को मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर है एमलेक्स। ठीक है, विशेष रूप से इसमें अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाने वाली ऑक्सीजन के बचत के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं। 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी के युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आपको याद रहना चाहिए। बताएं 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी के युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? एक मूवी बनी है, आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। मूवी का नाम है केसरी, अवश्य देखिएगा, अच्छी मूवी है। और केसरी जो मूवी बनी है वो इसी घटनाक्रम पर बनी है। अक्षय कुमार की ये मूवी है और इसी घटनाक्रम पर ये बनी है। ठीक है, तो जिनको इस जानकारी इसके बारे में करना है उनसे निवेदन है कि इस मूवी को जाकर अवश्य देखें, इससे आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो बताएं 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी के युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 123वीं, 124वीं, 125वीं, 126वीं, इनमें से कौन सी वर्षगांठ मनाई गई ये आपको बताना है। चलें, सारागढ़ी के बारे में बता दें कि विशेष रूप से पाकिस्तान में एक स्थान था जिसको बोलते थे वजीरस्तान। और वजीरस्तान जो ये स्थान था पाकिस्तान में, ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित एक किला था यहाँ पर। और जब यहाँ पर उस समय के दौरान 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सिख जवान यहाँ पर तैनात थे। और जो 21 सिख जवान तैनात थे इन्होंने 10,000 पठानों का मुकाबला किया था। और इसी युद्ध को, इसी वीरता का जो इन्होंने यहाँ पे परिचय दिया था उसी के लिए इनको याद किया जाता है। और इनके नाम पर कई सारी पुस्तकें, इस युद्ध के नाम पर कई सारी पुस्तकें, इस वीरता के नाम पर कई सारी पुस्तकें लिखी गई, जैसे द आइकॉनिक बैटल ऑफ सारागढ़ी ब्रिगेडियर कंवलजीत सिंह ने लिखा। इसके बाद पुनः एक और अन्य पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम था सारागढ़ी एंड द डिफेंस ऑफ द सामना फोर्ट, जिसको लिखा अमरिंदर सिंह ने। तो विशेष रूप से ये जो सारागढ़ी का मैदान था यहाँ पे इसलिए याद रखते हैं हम, इस किले को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि यहाँ पर 21 सिख रेजिमेंट के जवानों ने 10,000 पठानों का मुकाबला किया था, इसीलिए इसको याद किया जाता है। और आपको बता दें इस बार वर्ष 2021 में जब इसकी वर्षगांठ मनाई गई तो ये इसकी 124वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ये आपको पता हो। तो सारागढ़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
इसको बताएं। निम्नलिखित में से कहां पर भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया? शीघ्र बताएं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहां पर किया गया, आपको बताना है। रानीखेत, हल्द्वानी, देहरादून, मसूरी। चले बताएं कहां पर किया गया, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कहां पर भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया, यह आपको बताना है। कई बार मैंने बताया भी है और याद आना चाहिए, प्रश्न के डिस्कशन के दौरान मैंने जब उत्तराखंड की चर्चा होती थी तो मैं इसके बारे में बताता था। बताएं। आपको बता दें कि इस फर्नरी में कुल 120 प्रजातियों को रखा जाएगा और भारत में यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फर्न प्रजातियों के सबसे बड़े संग्रहकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि फर्न प्रजातियों के सबसे बड़े संग्रहकर्ता के रूप में जवाहरलाल नेहरू, नाम याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये तिरुवनंतपुरम है, जहां पर सबसे ज़्यादा संख्या में फर्न प्रजातियों का संग्रह किया गया है। दूसरे स्थान पर इस वाली फर्नरी का नाम आता है और ये फर्नरी है रानीखेत में। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा संख्या में जहां पर फर्न प्रजातियों को संग्रह किया गया है वो संस्थान है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम। और दूसरे नंबर पे जो स्थान आता है वो रानीखेत का आता है, रानीखेत में स्थापित फर्नरी का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को कब से प्रतिबंधित किए जाने का प्रावधान है? मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को कब से प्रतिबंधित किया जाना है भारत में, ये आपको बताना है। बताएं, सिंगल यूज प्लास्टिक को कब से प्रतिबंधित किया जाना है? देखो, कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक को चिन्हित कर लिया गया है और जिन सिंगल यूज प्लास्टिक को चिन्हित किया गया है उनको प्रतिबंधित किए जाने की जो तिथि है वो है 1 जुलाई 2022। मतलब 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक भारत में पूरी तरह से बैन होगा। और यदि वर्ष की बात करें तो वर्ष यहाँ पे दिया है 2022, मतलब बी विकल्प आपका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्व में प्लास्टिक बैग की जो अनुमानित मोटाई थी वो सबसे पहले बोला गया था 50 माइक्रोन, ये आपको पता होना चाहिए, 50 माइक्रोन। बाद में 2021 में जो अनुमानित मोटाई की गई सितंबर में वो की गई 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 तक जो इसकी मोटाई है प्लास्टिक बैग की उसको 120 माइक्रोन करने का लक्ष्य है। मतलब जो एकदम हल्की, आप कह सकते हो ना कि जो चाइनीज पॉलीथीन आती थी सबसे ज़्यादा नुकसान उसी से होता था और उसको अब पूरी तरह से बैन किया जा चुका है। अब जो भी इस तरह की आप कह सकते हैं पॉलीथीन का यूज किया जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो नष्ट होने वाली होंगी, जो कम समय में नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो विशेष रूप से जो चाइनीज प्लास्टिक का आप यूज करते थे उसको अब प्रतिबंधित किए जाने की बात हो रही है। तो याद रखना है वर्ष 2022 1 जुलाई से ये चीज़ें प्रतिबंधित हो जाएंगी। इसको बताएं। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा भारत में पाई जाने वाली भैंसों की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में किसे मान्यता दी गई है? मतलब इससे पहले क्या था कि भारत में भैंसों की जो अनुसूचित मान्यता प्राप्त नस्ल थी वो 18 नस्ल थी। अब ये 19वीं नस्ल कौन सी है ये आपको बताना है। चले, ये 19वीं नस्ल कौन सा है ये आपको बताना है। और आप जानते हो कि जो मान्यता देती है ये संस्था है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। नोट कर लीजिएगा, ये मान्यता देने वाली जो संस्था है ये करनाल हरियाणा में है और इसका नाम है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल। ठीक है, और भैंस की 19वीं नस्ल के रूप में जो मान्यता मिली है ये मांडा को मिली है।
मांडा नामक भैंस को 19वीं मान्यता प्राप्त भैंस की नस्ल के रूप में मान्यता मिली है, ये आपको याद रखना है। और यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये मांडा नामक जो भैंस है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो उड़ीसा का कोरापुट का क्षेत्र आपको याद रखना है। उड़ीसा के कोरापुट के क्षेत्र में ये पाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा का कोरापुट का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये भैंस की नस्ल पाई जाती है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो 19वीं नस्ल के रूप में मांडा को मान्यता मिली है। आगे बढ़ते हैं, चले इसको बताएं। यहाँ पे बात हो रही है कि जून 2021 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी मतलब नासा ने किस जीव को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की घोषणा की है। नासा ने किस जीव को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की घोषणा की है, ये आपको बताना है। चले बताएं, किस जीव को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की घोषणा की गई है, बताएं। वाटर बियर, बंदर, जेलीफिश या सांप, किसको भेजने की घोषणा की गई है, ये आपको बताना है। वाटर बियर, जेलीफिश, बंदर और सांप। देखो, विशेष रूप से इनमें से एक जीव है जिसको बोलते हैं वाटर बियर। ठीक है, वाटर बियर आप भालू नहीं समझना है। वाटर बियर विशेष रूप से 8 टांगों वाला एक सूक्ष्म जलीय प्राणी है। 8 टांगों वाला एक सूक्ष्म जलीय प्राणी है। माना ऐसा जाता है कि ये किसी भी परिस्थिति में, किसी कठिन से कठिन परिस्थिति में, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड हो, चाहे बहुत ज़्यादा ताप बहुत ज़्यादा हो, सभी परिस्थितियों में रहने के अनुकूल है। और ये ऐसा है कि इसको कई कई वर्षों तक भोजन की भी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब बिना कुछ खाए पिए ऐसा माना जाता है कि ये 30 वर्षों तक रह सकता है। बिना कुछ खाए पिए ये 30 वर्षों तक रह सकता है। और उसकी इसी क्षमता को टेस्ट करने के लिए कि जो इसमें ये क्षमता पाई जाती है, इसके लिए कौन से जीन जिम्मेदार हैं, उसी को पता लगाने के लिए इसको भेजे जाने की बात की जा रही है। इसको अंतरिक्ष में भेजे जाने की बात की जा रही है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसको कैसे भेजा जाएगा, तो स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कार्गो होता है, स्पेस एक्स के ड्रैगन कार्गो की मदद से इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। और 8 टांगों वाले इस वाटर बियर का जो एक अन्य नाम है उसको बोलते हैं टार्डीग्रेड। ये भी नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टार्डीग्रेड, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है वाटर बियर। तो चाहे टार्डीग्रेड की बात हो चाहे वाटर बियर की बात हो, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। मार्च 2021 में आयोजित दस्तलिक युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाता है। यहाँ पे मतलब एक युद्ध अभ्यास की बात हो रही है और विशेष रूप से ये युद्ध अभ्यास है डस्टलिक। इस तरह से आप देखते होंगे डस्टलिक, और कई बार मैंने बताया भी है। तो बताएं, डस्टलिक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, ये आपको बताना है। चलें, भारत उज्बेकिस्तान, भारत किर्गिस्तान, भारत कजाकिस्तान, भारत संयुक्त अरब अमीरात। बताएं किसके साथ हम दस्तलिक नामक सैन्य अभ्यास करते हैं। फास्ट जवाब दीजिए क्योंकि ये बहुत आसान सा प्रश्न है। इससे आसान सा प्रश्न कुछ भी नहीं हो सकता। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। देखो, इसका जवाब है भारत उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। यदि किसी को पता है भारत कजाकिस्तान के साथ कौन सा अभ्यास करता है या भारत यूएई के साथ कौन सा अभ्यास करता है, तो अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में कि भारत यूएई के साथ कौन सा करता है और भारत कजाकिस्तान के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज 3 से 4 सैन्य अभ्यास के प्रश्न हैं और उम्मीद करता हूं इनका जवाब आप अच्छे से देंगे। इसको बताएं, तीन से 27 मार्च 2021 के मध्य युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन कहां किया गया। डेजर्ट फ्लैग बताएं कहां पे किया गया। 6 मतलब 6वां चरण है इसका, तो बताना है आपको डेजर्ट फ्लैग का आयोजन
कहाँ किया गया? किस देश में डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किया गया? आपको बता दें ये अल दाफरा एयरबेस है जहां पर इसका आयोजन किया गया। अब अल दाफरा एयरबेस कहाँ पे पड़ता है? सबसे पहले यदि आपको ऐसे भी पता होगा कि डेजर्ट फ्लैग नामक सैन्य अभ्यास हम संबंधित देश के साथ करते हैं तो आप टिक कर सकते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे पता होना चाहिए डेजर्ट फ्लैग नामक सैन्य अभ्यास किसके साथ करते हैं, तो डेजर्ट फ्लैग नामक जो सैन्य अभ्यास होता है भारत यूएई के साथ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात के साथ हम करते हैं। विशेष रूप में इसमें सुखोई 30 नामक विमान जो है हिस्सा लेने, ग्लोब मास्टर हो गए, सुखोई 30 नामक विमान हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे और ये सही जवाब होगा यूएई। और जानते हो यूएई के साथ हम जायद तलवार नामक सैन्य अभ्यास भी करते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। जायद तलवार एक नेवल एक्सरसाइज है, यूएई के साथ करते हैं, ठीक है। और सऊदी अरब की बात है तो सऊदी अरब के साथ एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं हम, अल मोहद अल हिंदी, इसका भी नाम आपको याद आना चाहिए, अल मोहद अल हिंदी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो हमारा प्रयास है कि अब आपका गैप ना हो किसी दिन, क्योंकि जब गैप हो जाती हैं तो आपको भी थोड़ा सा निराशा होती है, इसीलिए आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। हो सकता है किसी दिन डिस्कशन थोड़ा सा कम होगा, फैक्ट थोड़े से कम होंगे, लेकिन कम से कम प्रश्नों का जो अभ्यास है वो आपको होता रहेगा। इससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, सितंबर 2021 में किसने भारत की पहली स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर सेवा की शुरुआत की है? लग्जरी क्रूज लाइनर सेवा की शुरुआत किसने की है आपको बताना है। 4 यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, चले बताएं। 4 नाम दिए हुए हैं, किसने इस लग्जरी क्रूज लाइनर की शुरुआत की है आपको बताना है। भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर, इसकी शुरुआत किसने की है आपको बताना है। 4 कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करना है। देखो एक कंपनी है जिसका नाम है कार्डेलिया क्रूज, ठीक है, कार्डेलिया क्रूज। ये जो कंपनी है कार्डेलिया क्रूज, इसी के साथ मिलकर IRCTC ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। IRCTC ने कार्डेलिया क्रूज के साथ मिलकर भारत की पहली लग्जरी क्रूज सेवा लाइनर की शुरुआत की है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा IRCTC। IRCTC के चेयरमैन कौन है, मैंने आज बताया है वीकली करंट अफेयर्स में, तो बताएं IRCTC के चेयरमैन कौन है, पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी बता दें कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं यह भी बताएं। तो दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं और IRCTC के चेयरमैन कौन हैं, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 किन देशों के मध्य हुआ? युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास, कई बार मैंने बताया है कि युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास जो है एक वार्षिक द्विअभ्यास है, आप कह सकते हो वार्षिक अभ्यास है, जो कि 2 देशों के मध्य होता है। और इनमें शामिल होने वाले जो दोनों देश हैं, एक देश तो इसमें है अमेरिका और दूसरा देश है भारत। तो युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास जो हम करते हैं वो अमेरिका के साथ हम करते हैं, मतलब भारत और अमेरिका के बीच का सैन्य अभ्यास है। देखो सैन्य अभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको ये लग रहा हो कि ये फालतू की चीज़ें हैं, प्लीज़ आप जाकर एक बार पिछले वर्ष का, ज़्यादा नहीं जाना है आपको, कि 2020 में किस तरह से आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो बताया जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। चलें इसको बताएं। मई 2021 में चीन द्वारा अपने मंगल मिशन के तहत भेजे गए अंतरिक्षयान तियानवेन प्रथम। देखो एक प्रश्न यहां से यह भी मिल जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है कि तियानवेन प्रथम जो है किस देश का अंतरिक्षयान है, तो आपको बताना है चीन का है, ठीक है। मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया, इसके साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम है? मतलब मंगल की सतह पर जो इनका मिशन लैंड किया है सफलतापूर्वक, उसके साथ जो रोवर भेजा गया उसका नाम क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो बताएं ये रोवर कौन सा है, इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। यदि आपने कभी भी ध्यान से पढ़ा होगा
तो आपको पता चल जाएगा। और आपको बता दें, मंगल ग्रह की कक्षा में जो चीन के पहुंचने का क्रम है वो है 6वां, मतलब चीन 6वां देश है जो मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला ये कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और भारत और यूएई के बाद ये 6वां देश है जिसने मंगल की कक्षा में लैंडिंग की, मंगल की कक्षा में पहुंचा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सॉफ्ट लैंडिंग का क्रम कौन सा है, तो सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक सिर्फ 2 ही देश कर सके हैं, एक है सोवियत संघ, एक है अमेरिका। तो सोवियत संघ, अमेरिका के बाद चीन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तीसरा देश है। हालांकि कक्षा में पहुंचने वाले 5 देश पहले हैं जिनमें भारत भी शामिल है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला यह तीसरा देश है और इसके रोवर का नाम था झुरोंग, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, CNSA इसकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है और जो ये भेजा गया था ये लॉन्ग मार्च नामक रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था, लॉन्ग मार्च 5। और कई बार मैंने बताया है कि लॉन्ग मार्च नामक जो रॉकेट है इसका प्रयोग चीन अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए करता है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताएं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक को भारतीय सेना को सौंपा। अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अर्जुन युद्ध टैंक जो है इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। चले बताएं। सबसे पहला कथन कह रहा है यह स्वदेशी रूप से विकसित है, सत्य है। दूसरा कह रहा है कि इसमें कंप्यूटर नियंत्रित एकीकृत अग्नि नियंत्रित प्रणाली संलग्न है, सत्य है। तीसरा कह रहा है यह इसरो द्वारा निर्मित है। आप ध्यान दीजिए, इसरो क्या है? इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का काम टैंक बनाना नहीं है, इसरो का काम मिसाइल बनाना नहीं है। इसरो एक अंतरिक्ष कंपनी है, अंतरिक्ष से संबंधित कार्य करती है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी विकल्प, क्योंकि सी सही नहीं है। इसको बनाया है DRDO ने और DRDO की एक लैब है जो कि चेन्नई में है। तो DRDO की चेन्नई प्रयोगशाला द्वारा इसको तैयार किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। तो सी विकल्प इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलें इसको देखें। इसरो नासा का संयुक्त उपक्रम निसार, ध्यान दीजिएगा, इसरो नासा का संयुक्त उपक्रम निसार एक उपग्रह है जिसका विश्व स्तर पर पृथ्वी के सतह के अवलोकन हेतु किया जाएगा। एक उपग्रह है जिसका प्रयोग विश्व स्तर पर पृथ्वी के सतह के अवलोकन हेतु किया जाएगा। यह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? बोला जा रहा है निसार, जो कि इसरो और नासा का संयुक्त आप कह सकते हो मिशन है, निसार मिशन। तो निसार जो है ये कब लॉन्च किया जाएगा ये आपको बताना है। चलिए बताएं, निसार के बारे में मैंने बताया भी है पूर्व में, बताएं इसको कब लॉन्च किया जाएगा। नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है और इसको कब लॉन्च किया जाएगा ये आपको बताना है। इस मिशन की अवधि 3 वर्ष होगी और इसकी प्रक्षेपण तिथि कब है उसी के बारे में पूछा जा रहा है, आपको बताना है। देखो ये लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2021 हो नहीं सकता, 2022 भी बीत गया, 16 भी नहीं हो सकता, वर्ष 2023 इतना आसान सा प्रश्न नहीं मिल सकता भाई। 22 बीत गया है, 16 बीत गया, 21 बीत गया, तो जवाब क्या होगा? 23 ही होगा। और आपको बता दें ये जो भेजा जा रहा है विशेष रूप से पृथ्वी अवलोकन, इसका कार्य क्या है? ये प्रत्येक 12 दिन में पृथ्वी की सतह का एक चक्कर लगाएगा और पृथ्वी की सतह का चक्कर लगाने के बाद उससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे, जो भी चित्र होंगे, उसको वापस ये भेजेगा जिसके बारे में आगे शोध किया जा सके। ठीक है, तो वर्ष 2021 में निसार भारत और आप कह सकते हो अमेरिका या नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। इसको बताएं। वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 की तुलना में कितने प्रतिशत कृषि निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई? कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई ये आपको बताना है। बताएं, कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 17%, 32%, 25%, 35%? बताएं, कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई?
देखो इसका सही उत्तर है 17.37। नोट कर लीजिएगा, 17.37% ए विकल्प सही उत्तर है। इतनी वृद्धि दर्ज की गई है और ये आंकड़ा विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट से लिया गया है। इसको बताएं। हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के फ्लोरीकल्चर मिशन को देश के कितने राज्यों व केंद्रीय शासित प्रदेशों में लागू करने की मंजूरी मिली है? फ्लोरीकल्चर मिशन को कितने राज्यों में लागू करने की मंजूरी मिली है, ये आपको बताना है। तो बताएं, फ्लोरीकल्चर मिशन के बारे में आपको बताना है कि इसको कितने राज्यों में लागू करने की मंजूरी मिली है। देखो फ्लोरीकल्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दें, फ्लोरीकल्चर जो है विज्ञान की एक शाखा है जो छोटे और बड़े क्षेत्रों में जो सजावटी फूल होते हैं, सजावटी पौधों की जो खेती होती है, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। विशेष रूप से फ्लोरीकल्चर का मतलब हो गया सजावटी फूल, सजावटी पौधों से संबंधित खेती करना और उनका विपणन करना, ये आता है फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत ये आता है। अब बोला जा रहा है कि इसको कितने राज्यों में लागू करने की मंजूरी दी गई है, और यह भी कहीं ना कहीं किसानों की आय को दोगुना करने को ध्यान में रखते हुए ये मंजूरी दी गई है। और आपको बता दें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी मंजूरी दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंजूरी दी गई। 4 मार्च 2021 को डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये मंजूरी प्राप्त हुई थी, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं और कल थोड़ा डिटेलिंग के साथ मिलेंगे। और वीकली करंट अफेयर्स अवश्य देखिएगा, यदि वीकली करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो बताएंगे आप सब, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा और उससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे, जो भी जानकारियां होंगी, वो समय समय पर आपको दी जाती रहेंगी। तो आज की जो चर्चा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।